हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्शनल रिवीजन, और जो कि फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट। और एक प्रिंस भाई हैं जिन्होंने कहा था कि पीडीएफ डाल दिया करिए, तो आज मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, साथ साथ में पीडीएफ भी मैं डाले दे रही हूँ। ठीक है, जो मैंने बनाए हैं नोट्स। और आप अपनी तरफ से नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा, नोट्स तभी बनाइएगा, क्योंकि किसी के नोट्स कॉपी मत कीजिएगा। अपने नोट्स बहुत ज़रूरी होता है ना, तो स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा और उससे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट यूनिट है। तो अभी मैं फर्स्ट यूनिट तैयार नहीं करूँगी, अभी पढ़ी नहीं है मैंने। फर्स्ट यूनिट बाद में पढ़ूँगी, ये पूरा पढ़ के। तो अभी मैं थर्ड यूनिट से स्टार्ट करूँगी, है ना। तो आप लोग सिलेबस तो पढ़ ही चुके होंगे, और मैंने सिलेबस इसका दिया भी था ऑप्शनल का। तो ये देख सकते हैं सिलेबस है। तो फर्स्ट यूनिट में सिलेबस है ऑप्शनल में, देखिए स्रोत। सबसे पहले स्रोत, तो स्रोत में क्या क्या है, पुरातात्विक स्रोत, अन्वेषण, उत्खनन, है ना, पूरा लेखा विद्या। और ये मतलब ये सारा आप लोग नेट से डाउनलोड कर लीजिए। और नहीं तो अगर आप के पास नहीं है सिलेबस तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, तो मैं पीडीएफ डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अभी पढ़ेंगे हम थर्ड यूनिट, है ना, रिवाइज़ करेंगे थर्ड यूनिट। और आप लोग के साथ मैं थोड़ा सा पढ़ूँगी और आप लोग देख लीजिएगा कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाया है। तो थर्ड यूनिट पहले पढ़ूँगी, फिर सेकेंड यूनिट, और लास्ट में फर्स्ट यूनिट पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट इसलिए नहीं क्योंकि इसके बाद में जो थर्ड यूनिट पढ़ लेंगे तो इसके बाद पहले का और बाद का पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए शुरुआत से समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए सर ने पढ़ाया नहीं था थर्ड यूनिट। तो मैं थर्ड यूनिट से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं थर्ड यूनिट से क्या स्टार्ट होता है। यूनिट नंबर थर्ड, जिसमें है सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। तो इसमें इसका उद्गम पढ़ेंगे, तो उद्गम में सबसे पहले बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर मैं डाल दूँगी पीडीएफ, इसकी पीडीएफ बना के मैं डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले है भूमिका परिचय, है ना। उद्गम की जो उद्गम है ना, इसका उद्गम को समझने में जो कठिनाइयाँ आई हैं तो वो सारा दिया हुआ है। फिर उद्गम से संबंधित विभिन्न मत, अलग अलग इतिहासकारों के मत, फिर क्रमिक विकास से उत्पत्ति का मत। क्रमिक विकास से मतलब धीरे धीरे इसका विकास हुआ है ना। तो ये हो गया, फिर निष्कर्ष हो गया। तो उसके बाद ये मैंने जो नोट्स बनाए हैं तो अभी मैं रिवाइज़ करूँगी आप लोग के साथ में, और इसका पीडीएफ मैं दूँगी उस पर टेलीग्राम पे, तो आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ है देखिए कठिनाइयाँ। तो परिचय ये हो गया। परिचय आप अपने आप से लिख लेंगे तो अच्छा होगा फ्रेंड्स, ये अपने आप से ही लिखा है, सर भी बोलते हैं अपने खुद से लिखो, तो उससे क्या सबका अलग अलग हो जाता है। तो ये हो गया, मैं इसका पीडीएफ भी दे दूँगी। तो ये फिर उद्भव समझने में इनकी जो है वो कठिनाइयाँ, और फिर इसके बाद में है, तो अभी पढ़ूँगी मैं साथ में इसको। ये देखिए उद्गम के मत, अलग अलग जो मत हैं। अब उद्गम के अलग अलग मत, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है ये देखिए, यहाँ से भी स्ट्रक्चर इसका बनाया है। तो सबसे पहले है विसरणवादी सिद्धांत या मेसोपोटामियाई उत्पत्ति का सिद्धांत, है ना। तो इसमें हो गया ये देखिए सारा मैंने दिया हुआ है। तो कुछ नोट्स ऐसे हैं और जो हो सकता है आप लोग को समझ में ना आए, तो आप ये स्ट्रक्चर सिर्फ देखिएगा और बाकी के नोट्स अपनी तरफ से बनाइएगा, क्योंकि ये है रनिंग नोट्स जो कि मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ। जो सब सर मतलब बोलते हैं, समझाते, लेक्चर देते हैं, उस समय मैं खुद से बनाती हूँ। तो हो सकता है आप लोग के समझ में ना आएगा, जब बुक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत, फिर आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत, सोथी संस्कृति का सिद्धांत। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। क्या है, उद्गम, अलग अलग जो उद्गम जो है मत हैं वो है। तो ये हो गया। तो ये पूरा मैंने लिख लिया है, इसके पक्ष में और विपक्ष में जो भी है ये मैंने लिख लिया है। और फिर आ गया है यहाँ पे द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत, जो कि ये स्ट्रक्चर में है। तो ये द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत यहाँ से ये देखिए पूरा दिया हुआ है। इसके पक्ष में और विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं। फिर आर्य उत्पत्ति का मत, इसके तर्क वितर्क मतलब जो भी है। और फिर आता है हमारा
ये सोथी संस्कृति वाला आ गया। तो ये हो गया लास्ट स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं तो उससे ये सारा हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बीच में क्वेश्चन है एक मैंने नोट किया था, सर ने बोला था। और फिर आता है हमारा प्रागैतिहासिक काल। तो ये है कब से कब तक है, ये भी लिख लेते हैं। वैसे ये आता नहीं है आंसर राइटिंग में, ज़रूरी नहीं है, फिर भी याद रखने के लिए कहाँ से कहाँ तक है तो ज़रूरी थोड़ा हो जाता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्री का आप लोग प्री के लेके मत चलिएगा, क्योंकि प्री में बहुत अलग होता है ना, और इसमें बहुत अलग होता है। तो ये देखिए यहाँ से हो गया। तो पूरा पाषाण काल 25,000 से ये 8,000 BC, मध्य पाषाण काल 8,000 से 7,000 BC स्थाई। और यहाँ पे थोड़ा सा मनुष्य में स्थायीपन आ गया, तो यहीं पे शॉर्ट में मैंने लिख लिया है ना। नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल इसी को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तो ये हो गया। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें आधा इधर बट जाता है आधा इधर। तो ये है धातु रहित काल और धातु सहित काल। तो धातु रहित कितना है 7,000 BC से 4,000 BC और 4,000, और ये है धातु सहित 4,000 BC से 1,000 BC। तो तांबे का जहाँ पे हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया। तो ये अलग अलग मैंने नोट कर लिया है सारा। और यहाँ पे फिर आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ तक पढ़ते हैं, अभी रिवाइज़ करती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है ना, हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। स्ट्रक्चर हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, तो भूमिका, और फिर नगरीय योजना बृहद स्तर पर सूक्ष्म स्तर पर कैसी थी, और फिर निष्कर्ष है। फिर तो यहाँ तक मैं PDF डालूँगी, तब तक आप लोग नोट्स बनाएंगे। और फिर आगे का रिवाइज़ मैं करूँगी कल, क्योंकि इतना रिवाइज़ करूँगी और फिर इससे आंसर राइटिंग भी करना है, तो अभी मैं ये रिवाइज़ करूँगी। और फिर आप लोग यहाँ से नोट्स तब तक आप लोग तैयार कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के